नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही आज हो गया है 30 दिसंबर। दोस्तों, कश्मीर में आतंकवाद का जड़ से खात्मा हो चुका है या फिर युवा ढेर हो चुके हैं आतंकी। आईजी विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के हाल के बारे में दी जानकारी। बहुत बड़े पैमाने पर सफाया हुआ है। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पीएम मोदी की यात्रा से पहले यूएई ने भारत को दिया बड़ा तोहफा, पाकिस्तान को लगा करारा झटका। तीसरी बड़ी अपडेट, प्रचंड सर्दी में लद्दाख छोड़ एलएसी छोड़ भाग रहे चीनी सैनिक। बड़ी खबर निकल के आ रही है, रोबोट के हाथ में मशीन गन देकर सीमा से फरार हुए पीएलए की सेना। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 2021 में विश्व के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों की लिस्ट टॉप पर अशरफ गनी, एर्दोवान भी हैं इनके नाम पे, तो हम आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, अफगान सीमा के पास पाकिस्तानी प्रांत में बढ़ा है आतंकवाद। पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं तालिबान से दोस्ती करके बड़ी गलती कर दी है। तो एक एक करके आपको बताएंगे। जहाँ पे श्रीलंका तमिल इलाके में पकड़ बना रहा चाइना। भारत की बढ़ सकती है टेंशन, लेकिन भारत ने भी कर दिया है बड़ा खेला। तो एक एक करके बताएंगे। अमेरिका ने बढ़ाया रक्षा बजट, रोने लगा चीन। भोपू ग्लोबल टाइम्स ने कहा बढ़ रहा है कर्ज और दिख रही है शीत युद्ध की मानसिकता। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। जहाँ पे फ्रांस ने कई मस्जिदों पर जड़ दिया है ताला, वहीं पाकिस्तान में कैसे गिरने वाली है सरकार, उनके मंत्री भी कर दिए हैं बगावत। तो एक एक करके खबरें जानना बेहद जरूर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कश्मीर में होगा जड़ से खात्मा आतंकवाद का। आतंकी बनने वाले 70% युवा या तो ढेर या फिर हुए हैं अब तक गिरफ्तार। कश्मीर में आतंकवाद पुरानी और एक गंभीर समस्या है, जिसमें हाल ही के कुछ वर्षों में सुधार हुए हैं। आतंकवाद, नागरिकों और सुरक्षा बलों की हत्याएं और आतंकवादी रैंकों में भर्ती की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। इस साल आतंकवादी रैंक में शामिल होने वाले लगभग 70% युवा या तो मारे गए हैं या फिर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कश्मीर में इस साल भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, लगभग 327 सांसदों और 75 केंद्रीय मंत्रियों की मेजबानी की है। इसके अलावा बिना किसी घटना के एयर शो सहित कई एक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यह दर्शाता है कि कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है, और यह कहना आईजीपी विजय कुमार का है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईजीपी विजय कुमार ने शनिवार कश्मीर पर विस्तार से बातचीत की है। कश्मीर को लेकर भी उनकी प्रमुख बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े खुलासे कर दिए हैं। यानी कश्मीर में जो है दहशतगर्दों का जो हाल है वो पूरी तरीके से बुरा हो चुका है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। यूएई दौरे से ठीक पहले यूएई ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले भारत को दिया तोहफा। भारत में पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध हटाया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले भारत पर लगी एक पाबंदी को हटा दिया है। यूएई ने भारत से अंडे और अन्य पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है। यूएई ने यह कदम भारत सरकार के उस आश्वासन के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि सरकार बर्ड फ्लू से संक्रमण को रोकने के लिए एक विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित जैव सुरक्षा मानदंडों का पालन करेगी। अधिकारियों ने कहा है कि भारत तमिलनाडु के 2 प्रतिष्ठानों से यूएई को अंडे सेने वाले अंडे और चूजों को निर्यात कर सकेगा। हालांकि दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, और एक इसमें से इसी से जुड़े कि नए साल का जो पहला विदेशी दौरा है वो स्थगित भी हो सकता है। कोरोना की वजह से जो है वो भारत सरकार दौरे को स्थगित कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी यूएई नहीं भी जा सकते हैं, ये भी बड़ी खबर निकल के आई है, लेकिन यूएई ने तोहफा दे दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट, प्रचंड सर्दी। जी हाँ, लद्दाख छोड़ भाग रहे हैं चीनी सेना। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, रोबोट के हाथ में मशीन गन देकर सीमा पर भेज रहा है ड्रैगन। यह दावा किया जा रहा है कि भारत के साथ गतिरोध के बीच चीन अपने पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों में मशीन गन ले जाने वाले रोबोट को तैनात कर रहा है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चीनी सैनिक अब काम करने लायक नहीं रहे हैं। उन्होंने यह हाथ खड़ा कर दिया है। इससे पहले चीन की तरफ से कहा गया है कि सर्दी के महीने में भी चीन के कम से कम 50,000 से 60,000 सैनिक जो है वो सीमा पर रहेंगे, लेकिन अब रिपोर्ट है कि चीन की सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने सैनिकों को सीमा पर कैसे रखे। दोस्तों, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सीमा पर हथियारों और रसद सप्लाई के लिए दर्जनों मानव रहित वाहनों को तिब्बत भेजा जा रहा है, जिनमें से ज़्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात हैं, जहां भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे को रोकने के लिए अपने पोजीशन पर तैनात हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन वाहनों में शार्प क्लास शामिल भी है।
हम चलते हैं एक और अपडेट। 2021 में विश्व के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों की लिस्ट जारी। टॉप पर अशरफ गनी, एर्दोगान, जाने बड़े बाकियों के नाम। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को विश्व का सबसे करप्ट नेता बताया गया है। विश्व के तमाम भ्रष्ट नेताओं की एक लिस्ट स्वतंत्र मीडिया आउटलेट OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने तैयार की है, जिनमें विश्व के सबसे करप्ट नेताओं की लिस्ट में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का नाम शामिल है, जिन पर अफगानिस्तान से करोड़ रुपए लेकर फरार होने का आरोप लगाया गया है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को दुनिया भर के स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCORP वर्ष के सबसे भ्रष्ट अधिकारियों में से एक के रूप में चुना गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान की सीमा पे पाकिस्तान प्रांत में बढ़ रहा है ज़बरदस्त आतंकवाद। पाकिस्तानी मंत्रियों ने कहा तालिबान से दोस्ती पड़ रही है भारी। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, इस साल अफगान सीमा के पास पाकिस्तानी इलाके में आतंकी हमले बढ़े हुए हैं। अधिकारी और विशेषज्ञ इसके लिए तालिबान और अफगानिस्तान पर कब्जे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान के दक्षिणी प्रांत बलूचिस्तान में एक साल पहले की तुलना में साल 2021 के दौरान आतंकवादी घटनाओं की संख्या में 90% की वृद्धि हुई है। इस प्रांत के गृह विभाग ने यह जानकारी दी है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में अब तक आतंकवाद की 137 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें 130 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मरने वालों में सुरक्षा बलों के सदस्य भी शामिल थे। पाकिस्तानी सुरक्षा विश्लेषक आमिर राना ने जर्मनी समाचार एजेंसी DPA को बताया है कि हाल ही के महीनों में छोटे हमले कई गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमलों के पीछे धार्मिक चरमपंथी और बलूच अलगाववादी थे, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि उन्हें अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाह मिली हुई थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से पाकिस्तान क्षेत्र में सैकड़ों हमले किए गए हैं। आतंकवादी समूह ने TTP और पाकिस्तान सरकार के बीच एक महीने के संघर्ष विराम के समाप्त होने के बाद से कम 16 हमले की जिम्मेदारी ली है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। यूक्रेन के नाटो के साथ जंग का खतरा। रूस में तैनात किया अपना सबसे घातक हथियार S-550। जी हाँ दोस्तों, रूस ने एक अल्ट्रा सीक्रेट एंटी सैटेलाइट हथियार स्टार वॉर्स मिसाइल की सक्रिय कर दिया है। खबरों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि S-550 युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। यह हथियार हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेसक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइल एवं हाइपरसोनिक टारगेटेड पर हमला करने में सक्षम है। रूस की ओर से भारी हथियारों की तैनाती इस बात का सबूत है कि क्रेमलिन और पश्चिम व यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ रहा है। हाल ही के हफ्तों में रूस ने यूक्रेन सीमा पर बड़ी संख्या में सैन्य बल और विध्वंसक हथियार तैनात किए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 लाख से अधिक रूसी सैनिक यूक्रेन के करीब मौजूद हैं, जिनमें नए साल की शुरुआत में यूक्रेन पर हमले का खतरा बढ़ गया है। मंत्रालय की न्यूज एजेंसी टास्क को बताया गया है कि S-550 एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक अपने परीक्षण पूरे कर लिए हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। श्रीलंकाई तमिल बहुल इलाके में पकड़ बना रहा है चीन, भारत की बढ़ेगी चिंता। दोस्तों, चीन श्रीलंका में लगातार अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। 15 से 17 दिसंबर तक श्रीलंका में चीनी राजदूत क्विंग जिंग होंग पहली बार श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र का दौरा किए हैं और यह तमिल बहुल क्षेत्र इसमें इसे चीन के स्ट्रेटजिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है और चीन राजदूत के इस दौरे पर एक्सपर्ट ने चिंता जताई है। चीनी दूतावास ने राजदूत की इस यात्रा को लेकर कहा है कि यात्रा बहुत दिनों से तय था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी और अन्य कारणों के कारण इनमें देरी रही। राजदूत क्यों इस दौरे पर ऐतिहासिक जाफना पब्लिक लाइब्रेरी पहुंचे? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चाइना जो है वो भारत को घेरने की हर रणनीति कर रहा। अभी हाल ही में बांग्लादेश के समुद्र में जो है वो अपना घुसा दिया था नेवल शिप। एक और अपडेट लेते हैं। नागालैंड SIT गोलीबारी की घटना में शामिल सैनिकों का दर्ज करेगी बयान, सेना ने दी मंजूरी। जी हां, दरअसल भारतीय सेना नागालैंड के विशेष जांच दल को नागालैंड गोलीबारी में शामिल सैनिकों के बयान दर्ज करने की अनुमति दी है। गोलीबारी की यह घटना राज्य के मोन जिले में हुई थी। इस गोलीबारी की घटना में 14 नागरिकों की जान चली गई थी। सेना की यूनिट असम जोराहट जिले में स्थित है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पहले दिन भारतीय सेना ने अधिकारियों को 4 दिसंबर को ही घटनाओं की जांच के समर्थन और सहयोग देने का आश्वासन दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। अमेरिका के रक्षा बजट से चिढ़ा चीन। भोपू ग्लोबल टाइम्स में कहा बढ़ रहा है कर्ज और दिख रही है शीत युद्ध की मानसिकता। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण नियम NDAA पर हस्ताक्षर कर उसे कानून की शक्ल दे दी है और इस कानून के तहत रक्षा मदों पर खर्च के लिए 768 अरब डॉलर अधिकृत किए गए हैं, जिनमें 2022 के लिए रक्षा सेवाओं के सदस्यों के वेतन में
2.7% बढ़ोतरी भी शामिल है। वहीं अब चाइना ने इस पर तंज कसा है। NDAA सैन्य खर्च में 5% की वृद्धि को अधिकृत करता है। यह सैन्य न्याय प्रणाली में सुधार से लेकर सैनिकों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन संबंधी आवश्यकताओं तक मुद्दों पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच गहन बातचीत का नतीजा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। इजराइल में मंडराया एवियन फ्लू का खतरा, 500 सारसों की मौत, एहतियात 5 लाख मुर्गियों की गई हत्या। इजराइल में एवियन फ्लू के प्रकोप को रोकने की कोशिश की जा रही है। हुला नेचर रिजर्व में 5000 से अधिक प्रवासी सारस पक्षियों के पहले ही मौत हो चुकी है। पर्यावरण मंत्री तमार जैर्डन ने इस घटना के इजराइल के इतिहास में वन्यजीव के लिए सबसे बुरा झटका दिया है। स्थानीय किसानों को 5 लाख मुर्गियों को मारने को मजबूर होना पड़ा है और इस वजह से अंडे की कमी भी देखने को मिल सकती है। अब तक इंसानों में H5N1 वायरस के फैलने की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस खतरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अन्य विशेषज्ञों से मुलाकात की। इस मुलाकात में एवियन फ्लू को फैलने से रोकने के लिए खर्च चर्चा की गई है। वहीं आपको बता दें कि जो लोग संक्रमित पक्षियों के निकट संपर्क में आए हैं उन्हें प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हालांकि पक्षियों में इंसानों के वायरस के फैलने की घटना बेहद दुर्लभ बताई है। तो इजराइल में एक नए तरीके का वेरियस हम कह सकते हैं कि वायरस फैल रहा है। एक और अपडेट ले लेते हैं। बड़ी खबर, मालेगांव धमाके का 15वां गवाह भी पलटा। कोर्ट से कहा ATS ने योगी और RSS नेताओं को घसीटने का बनाया दबाव। दोस्तों, मालेगांव विस्फोट मामले में एक गवाह ने मंगलवार को एक अदालत में दावा किया है कि आतंकवाद निरोधी दस्ता ATS ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के 4 नेताओं के नाम लेने के लिए मजबूर किया था। इस गवाह का बयान महाराष्ट्र ATS ने दर्ज किया था। उल्लेखनीय है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह उस वक्त ATS के अतिरिक्त आयुक्त थे जब इनसे 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले की जांच की थी। सिंह ने जबरन वसूली के कई मामलों का भी सामना कर रहे हैं। आपको बता दें, गवाह ने मंगलवार को विशेष NIA अदालत में गवाही दी। ATS ने उनका बयान उस वक्त दर्ज किया जब वो मामले की जांच कर रहा था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही, पंजाब चुनाव से पहले धड़ाधड़ जी हाँ शामिल हो रहे हैं नेता BJP में। कांग्रेस अकाली को तोड़ा, सत्ता में वापसी की BJP ने बनाई पूरी रणनीति। अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना केंद्रीय कृषि कानूनों के कारण पंजाब में किसानों के विरोध का सामना कर रही भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। एक सूत्र ने कहा है कि कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भाजपा पंजाब में अपने पैरों पर वापस आने की कोशिश कर रही है। अपनी रणनीति के तहत भाजपा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल कर रही है। हाल ही में कांग्रेस और अकाली नेताओं को भगवा पार्टी में शामिल करना उसकी रणनीति का ही हिस्सा रहा है। तो दोस्तों, पंजाब से लेकर कहीं ना कहीं 5 राज्यों को बता दें, फिलहाल जम्मू कश्मीर में आतंक पर चोट करेगा ब्लैक पैंथर का अपग्रेड वर्जन। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए नई तकनीकी से लैस ब्लैक पैंथर वाहनों को पुलिस बल में शामिल किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने बताया है कि ऑपरेशन कमांड व्हीकल्स OBC के अपग्रेड वर्जन ब्लैक पैंथर को जम्मू कश्मीर को समर्पित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ब्लैक पैंथर में CCTV कैमरे, PDZ कैमरा, 360 डिग्री व्यू कैमरा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फ्लैश लाइट, उन्नत चिकित्सक किट, पावर बैकअप से लैस है। DGP ने कहा है कि पुलिस ब्लैक पैंथर की मदद से किसी संदिग्ध स्थान की बेहतर तरीके से निगरानी कर सकेगी। उन्होंने नगरोटा मुठभेड़ का उदाहरण देते हुए कहा है कि मुठभेड़ के दौरान इस्तेमाल किए गए ऑपरेशन कमांड व्हीकल आतंकियों को बेअसर करने में बेहद उपयोगी साबित थे। सिंह ने कहा है कि सेना को और मजबूत करने के लिए कश्मीर के अलावा अन्य इलाकों में ब्लैक पैंथर सौंपा गया है। DGP ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियान और अधिक तीव्रता के साथ जारी रहेगा। आतंकवाद विरोधी अभियानों के संबंध में उन्होंने आतंकवाद से लड़ना और जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखना निरंतर जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में दक्षिणी कश्मीर में एक सफल आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया गया है। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, बख्तरबंद वाहन और खास करके सेना के लिए वाहनों का निर्माण जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी भी कर रही है और यही कारण है कि कई मौक़ों पर भी ये चीज़ें देखने को भी मिली है। और अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है यही है कि सेना को जो है वो एक तरीके से ऐसे हथियार और ऐसे मिल रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में आतंकियों के लिए मुश्किल हो सकता है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। इस्लामिक कट्टरपंथ पर फ्रांस का ताबड़तोड़ एक्शन, इमाम के भड़काऊ बयानों के बाद मस्जिद पर लगाया ताला। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें, फ्रांस का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है।
और ये बेहद अच्छी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, इमाम के भड़काऊ बयानों के बाद मस्जिद में ताला जड़ दिया है। फ्रांस ने उत्तरी हिस्से में इमाम के भड़काऊ उपदेशों को देखते हुए मस्जिद को बंद करने का आदेश दे दिया है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि पेरिस के उत्तर में करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित व्यूमैस नाम के शहर में ये मस्जिद अब अगले 6 महीनों तक बंद रहेगी। फ्रांस के अधिकारियों के मुताबिक इस मस्जिद के इमाम नफरत भरे उपदेश देते हैं और लोगों को हिंसा और जिहाद की रक्षा के लिए उकसाते हैं। फ्रांस की ओर से ये कदम गृहमंत्री ग्रेनाल डारमैनिन के बयान के 2 हफ्ते बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने इस मस्जिद को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने वहाँ के इमाम अपने उपदेशों में ईसाइयों, समलैंगिकों और यहूदियों को निशाना बना रहे हैं। मंत्री ने इसे स्वीकार बताया है। स्थानीय अधिकारी कानूनी तौर पर कार्रवाई करने से पहले 10 दिनों तक सूचना इकट्ठा करने के लिए बाध्य थे, लेकिन मंगलवार को मिली जानकारी के मुताबिक ये मस्जिद अब 2 दिनों के अंदर बंद हो जाएगी। स्थानीय अखबार ने इसी महीने एक रिपोर्ट बताया था कि मस्जिद के इमाम ने हाल ही में इस्लाम कबूला है। वह मस्जिद का रखरखाव करने वाले एसोसिएशन के वकील समीम बुलाकी ने कहा है कि वो मस्जिद बंद करने के आदेश के खिलाफ 48 घंटे में कोर्ट में अर्जी दायर करेंगे। खबरों के मुताबिक मस्जिद के इमाम अपने उपदेशों में जिहाद के लोगों को कर्तव्य बताता है और पश्चिमी देशों के खिलाफ लड़ने वाले लड़ाकों को हीरो की उपाधि तक देता है, और इस इमाम ने गैर मुस्लिमों को दुश्मन तक कहा है। और यही कारण है कि अब फ्रांस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए इसे कट्टरपंथी मस्जिदों पर पूरी तरीके से बैन लगाने के आदेश दे दिए हैं। दे नहीं दिए यानी यह ताला पूरी तरीके से जड़ दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि इस तरीके के तत्वों की पूरी तरीके से पहचान होनी चाहिए। अगले एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही। इमरान खान के उल्टे दिन शुरू, सेना ने किया बगावत, खैबर पख्तूनख्वा में हरवाया चुनाव। स्थानीय निकाय चुनाव में इमरान खान की पार्टी की करारी हार। इमरान खान की सरकार और सेना के बीच संबंध पहले जैसे नहीं हैं। अब इनके चलते उन्हें परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा के स्थानीय चुनाव में हार के बाद से यहाँ चर्चा जोरों पर है। इमरान खान को पीएम का पद सेना की मदद से ही मिला था और माना जाता है कि दोनों के बीच करार हुआ था कि वे किन मसलों पर दखल दे सकेंगे। इन्हें सत्ता का हाइब्रिड मॉडल कहा गया था, लेकिन अब यह विश्वास की कमी के चलते टूटता दिख रहा है। सेना और आईएएस का इमरान खान पर अब पहले की तरह विश्वास नहीं रहा है। सिंगापुर पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हार के पीछे सेना से बिगड़ते संबंध भी एक वजह है। इमरान खान को पहले से ही इस हार का डर सता रहा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा झटका लगा है। इस साल की शुरुआत में ही इमरान खान को सेना के बीच संबंध बिगड़ने लगे हैं और कहा जा रहा है कि सेना ने ही इमरान खान की पार्टी पीटीआई के उम्मीदवारों के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहा था। इमरान खान और सेना के बीच तनाव का ये दूसरा राउंड था। इससे पहले नए आईएसआई चीफ की नियुक्ति को लेकर भी इमरान और सेना के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। सेना प्रमुख आईएसआई के चीफ को बदलना चाहते थे। सेना ने लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का नाम घोषित कर दिया था। इसे इमरान सरकार ने झटका बताया जा रहा है, क्योंकि फैज़ हमीद इमरान खान के करीबी माने जाते थे। तो दोस्तों, ये कहीं न कहीं तरीके से जिस तरीके से चुनाव हारवाए जा रहे हैं, इमरान खान की मुसीबतें बढ़ गई हैं। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, भूखे अफगानों की मदद में अभी भी बाधा बन रहा। पाकिस्तान नहीं देना चाहता भारतीय गेहूं को बॉर्डर पार करने की इजाज़त। पाकिस्तान ने लगभग 1 महीने पहले कहा था कि वो वाघा सीमा के जरिए अफगान लोगों के लिए मानवीय सहायता ले जाने की इजाज़त देगा, लेकिन 1 महीने बाद भी भारत किसी भी तरीके से अफगानिस्तान गेहूं को भेजने में सक्षम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद ने तौर तरीकों को अंतिम रूप देना नहीं दिया है। भारतीय पक्ष ने 7 अक्टूबर को वाघा के जरिए 50,000 टन गेहूं और दवाएं भेजने का प्रस्ताव रखा था। इसका जवाब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को दिया था। पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारतीय राहत सामग्री को केवल अफगान ट्रकों को ही भेजने की अनुमति देंगे। घटनाक्रम से परिचित एक व्यक्ति ने मंगलवार को नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि वाघा बॉर्डर के जरिए गेहूं की ढुलाई अभी भी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि हम अभी भी सभी तौर तरीकों पर पाकिस्तानी पक्ष के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इसी मामले में परिचित लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान का सुस्त रवैया आश्चर्यजनक है, क्योंकि काबुल में मौजूद तालिबान सरकार ने भी अफगानिस्तान में मानवीय संकट के बीच खाद्य पदार्थों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए पाकिस्तान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया था। कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के नेतृत्व में तालिबान के एक प्रतिनिधि मंडल ने नवंबर में इस्लामाबाद का दौरा किया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर। देश में नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने बुलाई बड़ी बैठक। ड्रोन, सैटेलाइट के इस्तेमाल सहित कई अहम फैसले भी लिए। दोस्तों, दरअसल देश में बढ़ती नशाखोरी पर लगाम लगाने और नारकोटिक्स के बढ़ते मामले पर रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए सोमवार शाम गृहमंत्री अमित शाह ने नार्को
कोऑर्डिनेटर सेंटर की बैठक बुलाई। बैठक में गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी सहित कई महत्वपूर्ण अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। नशे के कारोबार और इनके प्रसार पर लगाम लगाने के लिए गृहमंत्री ने इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए हैं। बैठक में तमाम मुद्दों पर विचार करने के बाद फैसला लिया गया है कि सभी राज्य डीजीपी के अधीन डेडिकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF का गठन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीबी के अंतर्गत केंद्रीय NCORD इकाई का गठन किया जाएगा। नारकोटिक्स प्रशिक्षण मॉड्यूल राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा। इससे पुलिस, CAPF कर्मियों और इसके साथ प्रोसिक्यूटर्स और विभिन्न सिविल डिपार्टमेंट के लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। ये भी फैसला लिया गया है कि दोहरे उपयोग वाले प्रिकर्सर्स केमिकल्स का दुरुपयोग रोकने के लिए एक स्थानीय इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया जाएगा। दोहरे उपयोग वाली प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थायी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन होगा। इसके अलावा सभी तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विशेष रूप से प्रयास करेंगे। साथ ही राज्यों की NCORD कमेटी की बैठकों में